हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में। ये ऐसे ड्रग हैं जो हमें स्लीप प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये दोनों ड्रग हमारे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं और हमारे माइंड को काम करने में हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, हमारे सारी ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाएगी, हमारे ब्रेन की एक्साइटेशन कम हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो सेडेटिव ऐसे ड्रग है, ठीक है। सेडेटिव को आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये ऐसे ड्रग है जो जस्ट बिफोर द स्लीप पोजीशन में हमें छोड़ देंगे। तो स्लीप सोने से पहले क्या रहता है, बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस रहता है, मीन्स इंसान को जैसे चक्कर आ रहा है इस टाइप का फील होता है। तो ये हो गया हमारा ड्राउजीनेस वाले पोजीशन। इसके बाद आता है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो हमें पूरा सुला देते हैं, या जिनको स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है जनरल टर्म्स में, ठीक है। ये हमें पूरी तरह सुला देते हैं। तो हिप्नोटिक्स से आप ऐसा मत समझना जो टीवी में दिखाया जाता है कि घड़ी दिखा के किसी पर्सन को बेहोश कर दिया, उसको वश में कर दिया। तो हिप्नोटिक्स वो नहीं है। हिप्नोटिक्स का मतलब ये ड्रग जो हमें पूरी तरह सुला देते हैं। तो हिप्नोटिक्स और सेडेटिव को अगर हम देखें तो कोई भी ड्रग अगर हम लो डोज में दे तो वो सेडेटिव की तरह एक्ट कर रहा है, और यही ड्रग अगर हम हाई डोज में दे तो वो हिप्नोटिक्स की तरह एक्ट करेगा। तो इन दोनों टर्म्स में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सेडेटिव क्या है। ये ऐसे ड्रग है जो लो डोज पे देने पे ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग है जो हाई डोज पे देने पे हमें सुला देते हैं। तो अगर इनको लिखे तो ये हो गए हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सीएनएस को डिप्रेस करेंगे, सब्जेक्ट को काम कर देंगे और एक्साइटेशन सीएनएस की कम कर देंगे। इसके अलावा ये ड्राउजीनेस और स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। सेडेटिव ऐसे ड्रग हैं जो स्लीपिंग ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करेंगे। स्लीपिंग ड्राउजीनेस का मतलब ये हुआ कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा नींद आए तो उसको क्या होगा, एक चक्कर से आने लगेगा, वो कहीं पे भी गिर सकता है। तो उस कंडीशन को हम स्लीपिंग ड्राउजीनेस कहेंगे। तो सेडेटिव ड्रग उस पर्सन को डायरेक्टली सोलाता नहीं है, बट ऐसे पोजीशन पे छोड़ता है कि जिससे उसको बहुत ज्यादा नींद आती है। जबकि हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो स्लीप प्रोड्यूस करवाते हैं और एक लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिप्नोटिक ड्रग अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसको नींद आ जाएगी, प्रॉपर सो जाएगा वो। जबकि सेडेटिव लेने पे वो प्रॉपर नहीं सोता, उसको बहुत ज्यादा नींद तो आती है बट वो सोता नहीं है। तो अगर हम देखें कि कोई भी ड्रग अगर हम लो डोज पे दे रहे हैं, कौन से ड्रग, सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग अगर हम लो डोज पे दे रहे हैं तो एज वो सेडेटिव एक्ट करेगा, जबकि हाई डोज पे देने पे वो हिप्नोटिक की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा देखा गया है कि हिप्नोटिक को अगर हम हाई डोज पे दे तो वो जनरल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, एक्सेप्ट बेंजोडाइजोपिन। बेंजोडाइजोपिन को हम हाई डोज पे एज जनरल एनेस्थेटिक नहीं मानते, क्योंकि हमारे मेडुला और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ही डिप्रेस करता है। जबकि जो हमारे हिप्नोटिक है ये पूरे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। इसीलिए बेंजोडाइजोपिन एज हमारा जो जनरल एनेस्थेटिक है वो ग्लोबल डिप्रेसेंट नहीं है। इसके अलावा ये हमारे ट्रीटमेंट में हेल्प करता है इंसोम्निया की। इंसोम्निया क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे पर्सन को बहुत दिनों तक नींद नहीं आती। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन तक नींद नहीं आ रही, रातों रात वो जाग रहे हैं। तो इस बीमारी को इंसोम्निया कहा जाता है। सबसे पुरानी ड्रग है अल्कोहल और ओपियम। अल्कोहल तो आपको ऑलरेडी पता है, ओपियम जैसे मॉर्फिन हो गया, ठीक है। ये सारे ड्रग पहले इस्तेमाल किए जाते थे, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इनका डीआरसी कैसा था। तो जो हिप्नोटिक्स हैं, हिप्नोटिक्स ड्रग के डीआरसी बहुत ज्यादा हाई होता है, और जबकि सेडेटिव ड्रग का लो होता है और कांस्टेंट रहता है। अगर इनके डीआरसी को देखें, हमारा रिस्पांस और डोज का कर्व, डीआरसी डोज रिस्पांस कर्व ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्पांस है। किसी पर्सन को कई दिनों से अगर नींद ना आए, 10-15 दिन हो गए, तो हम हिप्नोटिक देके उसको सुला सकते हैं। जबकि सेडेटिव ऐसे ड्रग है जिनका पीक आप देख सकते हैं कि ज्यादा हाई नहीं है और एक फ्लैट टाइप का कर्व बना रहा है। तो यहाँ पे होता है क्या है, मान लेते हैं किसी पर्सन को 2-4 दिन ही नींद नहीं आई, अगर उस पर्सन को जस्ट हम स्लीपिंग पोजिशन में, ड्राउजीनेस पोजिशन में छोड़ देंगे तो वो आराम से सो सकता है। जबकि हिप्नोटिक कहाँ पे दे रहे हैं, किसी पर्सन को 10-15 दिन तक नींद नहीं आ रही तो उसको प्रॉपरली लॉन्ग टाइम तक सुलाने के लिए हम हिप्नोटिक दे रहे हैं। इसके अलावा हिप्नोटिक्स हमने कहाँ पे दिया, जनरल एनेस्थीसिया के लिए भी दिया। तो इन ड्रग को हम प्री एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए और ये डोज रिस्पॉन्स का भी बना लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं स्लीप के बारे में। स्लीप पैटर्न कैसे होता है, कौन कौन से स्टेजेस हैं स्लीप के, ठीक, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए।
अब हम देखते हैं स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। तो हमें पता है कि हर पर्सन की फिजियोलॉजी अलग है, तो उस पर्सन का स्लीपिंग पैटर्न भी वेरी करेगा। इसके साथ साथ एज भी एक मेजर फैक्टर है, जहां पे देखा गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं जबकि बुजुर्ग लोग बहुत कम सोते हैं। तो ये दो मेजर फैक्टर है, पहला है एज और दूसरा पर्सन की फिजियोलॉजी, जिसकी वजह से स्लीपिंग पैटर्न अफेक्ट हो रहा है। इसीलिए हमारे स्लीप को मेजरली 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 0 से लेके फेज 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4। तो उनको देखे। तो ये हो गए हमारे 5 फेजेस ऑफ स्लीप। तो ये है फेज 0 से फेज 4 तक, इनके नाम भी दिए हुए हैं। पहला है अवेक, फिर डोजिंग, फिर इक्विवोकल स्लीप, फिर डीप स्लीप और सेरेब्रल स्लीप। तो इन 5 फेजेस के बाद एक दूसरा फेज आता है जो है REM या रैपिड आई मूवमेंट। आपने देखा होगा कि जब पर्सन सो जाता है तो उसकी आंखें भी रैपिडली मूव करती रहती है, इधर उधर देखती रहती है, ठीक है। वैसे आंखें का लिड बंद रहता है बट अंदर ही अंदर उसकी आंखें मूव करती रहती हैं। तो होता क्या है, इन 5 फेजेस के बाद लगभग 80 से 100 मिनट बाद, 80 to 100 मिनट के बाद एक REM का फेज आता है। REM के बाद हमारा दोबारा से ये फेजेस स्टार्ट हो जाता है। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट, ठीक। ये हर 80 से 100 मिनट बाद होगा। REM हुआ, फिर 80 से 100 मिनट बाद ये फिर से ये फेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। इस फेज को नॉन REM फेज भी कहते हैं, और ये हो गया हमारा REM फेज। इसमें होता क्या है, सबसे पहले है हमारा अवेक। अवेक में क्या होगा, मान लो आप जस्ट आके सोए, बेड सही है, आके जस्ट सो गया, फोन चला रहे हो कुछ भी, तो ऐसा तो है नहीं कि सोते हुए आपको नींद आ जाए। आप नोबिता तो हो नहीं कि सोया और नींद आ गई। तो अवेक फेज में क्या है, पर्सन अभी भी जागा हुआ है। इसके बाद है डोजिंग। डोजिंग के फेज में अभी जस्ट पर्सन उसकी आंखें बंद हुई है, अब नींद आना स्टार्ट हो गई। कभी कभी देखा गया इस फेज में लोग बहुत ज्यादा करवटें बदलते हैं, मींस मूवमेंट होता है उनकी बॉडी में, रोटेशन होता है, करवटें बदलते हैं। इसके बाद है इनइक्विवोकल स्लीप। अब इस स्लीप में पर्सन सो चुका है अच्छी तरह प्रॉपर, अब वो नींद में है, तो अगर हम एक दो बार उसको आवाज लगाए तो वो उठ जाएगा, ठीक। डोजिंग के फेज में हम एक बार आवाज लगाएंगे तब भी वो उठ जाता है, जबकि अनइक्विवोकल स्लीप में 2-3 बार आवाज लगाने से वो उठ जाएगा। इसके बाद आता है डीप स्लीप या घोड़े बेच के सोना। तो यहाँ पे पर्सन क्या होगा, प्रॉपरली सो चुका है, उसको 3-4-10 बार बुलाना पड़ेगा तब जाके उठेगा वो। इसके बाद लास्ट फेज है हमारा फेज 4 या फिफ्थ स्टेज जो है फेज 4, इसको कहते हैं सेरेब्रल स्लीप। इस स्लीप में क्या होगा, आप सोए हो, आपके पास खून हो जाएगा तब भी आपको पता नहीं चलेगा, इतनी बुरी तरीके से इंसान सो जाता है। तो ये हो गया हमारा सेरेब्रल स्लीप। तो ये 5 फेजेस के थ्रू देखा गया है, अवेक, डोजिंग, अनइक्विवोकल स्लीप, डीप स्लीप या सेरेब्रल स्लीप। सेरेब्रल स्लीप का मतलब हो गया, मान लो वो कोमा में चले गया, बेहोश ही हो गया, उसको बुलाने पे भी नहीं उठेगा, इतना गहरे नींद में है। अब साइंटिस्ट ने इन स्टेजेस को कैसे निकाला, कैसे उनको पता चला कि हाँ हम इसको स्टेज 1 कहेंगे, स्टेज 2 कहेंगे, फिर ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इसके लिए हमारे जो भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, उन्होंने क्या किया, EEG के थ्रू हमारे ब्रेन की मैपिंग की, ब्रेन की रीडिंग ली, ठीक है। EEG मींस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है, कि कोई पर्सन को लिटा दिया, फिर बहुत सारे तार लगा दिए, मल्टीपल 50-100 तार लगा के फिर उसकी रीडिंग ले रही है। तो इसमें क्या होता है, आपने उसमें टीवी में दिखाते कि ऐसे मल्टीपल लाइंस एक साथ चल रही है, ठीक है। तो यही होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो भी वोल्टेज है उनको रीडिंग लिया जाता है। तो इसी ग्राफ को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, टुकड़ों में बांटा गया है। पहला है जैसे अल्फा, फिर बीटा, फिर थीटा, उसके बाद डेल्टा और लास्ट में है के कॉम्प्लेक्स। अल्फा में देखा गया है कि हमारे ब्रेन की रीडिंग इस टाइप से चल रही है, ग्राफ में जो है हमारी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इनका एम्पलीट्यूड अलग होगा। फिर बीटा में थोड़ा इनका ज्यादा रहता है, थीटा में कम रहता है, इस टाइप से डिवाइड किया है। के कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, एक सडनली डाउनफॉल आता है, फिर एक जंप आता है। इससे पहले एक स्पिंडल भी देखा गया, स्पिंडल मीन्स बहुत ज्यादा अप डाउन अप डाउन। स्पिंडल को हम हिंदी में कहते हैं लट्टू, ठीक। लट्टू जैसा है, क्या होता है, लट्टू घूमता है ना, तो अगर इस टाइप से देखिए घूम रहा है तो ऊपर नीचे हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इस पार्ट को स्पिंडल कहा जाता है।
ये हो गया के कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हमारे ग्राफ में बहुत ज्यादा अल्फा बीटा थीटा या डेल्टा भी देखा गया है। तो मैं एक पिक्चर डाल दूंगा कोने में जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी के रीडिंग कैसे आते हैं। तो एक जस्ट आइडिया के लिए आपको पता चलेगा कि डॉक्टर या जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे हमारे ब्रेन की रीडिंग ली, कैसे पता चला कि कौन कौन से फेजेस हैं और कैसे काम करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं एक एक फेजेस के बारे में बताता हूँ और उसकी पिक्चर भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा कि हो क्या रहा है हमारे ब्रेन में और अलग अलग स्टेज में उस पर्सन में क्या क्या एक्शन शो हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं फेज 1 फिर फेज 2 क्या एक्शन आ रहा है। अब पहला है हमारा फेज 0 या अवेक का फेज। ये फेज कब होता है? मान लो एक पर्सन जस्ट जाके बेड पे ले डाउन कर रहा है और जब तक उसको नींद नहीं आ रही, ठीक है, हल्की हल्की नींद आने लगी, तो उस फेज को हम फेज 0 के अंदर देखेंगे। तो देखा गया है कि जब पर्सन की आंखें ओपन रहती है तब बीटा फेज बहुत ज्यादा चलता है, हमारे ईईजी के अंदर बीटा बहुत ज्यादा रहता है। जब आंखें क्लोज रहती है तब अल्फा फेज बहुत ज्यादा रहता है। ये लगभग 1 to 2% हमारे टोटल स्लीप का टाइम कवर करता है। मान लो अगर हम 100 मिनट सो रहे हैं तो 1 से 2 मिनट हमारा अवेक फेज के अंदर रहेगा। तो इसको देखते हैं। तो ये है हमारा फेज 0 या अवेक का फेज। कब देखा गया है? जब पर्सन लाई कर रहा है बेड पे और अस्लीप फील नहीं कर रहा। अस्लीप का मतलब जस्ट उसकी आंखें बंद हो रही है, धीरे धीरे नींद आ रही है, तो उस पोजीशन को हम अस्लीप कहते हैं। लगभग 1 to 2% टोटल टाइम ले रहा है हमारा। और ईईजी में अल्फा एक्टिविटी देखी गई है जब आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स अस्लीप के पोजीशन में जाता है। जबकि बीटा एक्टिविटी हाई रहती है जब वो उसकी आंखें ओपन है, मीन्स जाके जस्ट लाई डाउन कर रहा है तब उसकी आंखें ओपन है, तब बीटा एक्टिविटी ज्यादा रहती है। और ओकेजनल नेचुरल अवेकनिंग मीन्स कभी कभी वो उठ भी बैठता है। होता है ना कि सोया हुआ नींद भी आ रही है तो कभी कभी वो उठ गया, थोड़ा पानी पीने चला गया, तो ये ओकेजनल अवेकनिंग भी देखा गया है। इसके बाद आता है हमारा फेज 1 या डोजिंग। डोजिंग के फेज में जस्ट वो पर्सन सोना स्टार्ट हुआ, अभी तक वो कॉन्शियस ही है, अगर उसको 1-2 बार आवाज लगाए तो वो उठ जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, पर्सन कंटिन्यूस अपना मोशन चेंज करता रहता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, करवटें बदलता है। लगभग 3 to 6% हमारा टोटल टाइम कवर करता है फेज 1। और यहाँ पे देखा गया है कि अल्फा एक्टिविटी और थीटा एक्टिविटी हमारे ईईजी में दोनों एक साथ ओवरलैप करते हुए देखे गए हैं। तो फेज 1 को देखते हैं अब। तो ये हो गया हमारा फेज 1, जहां पे देखा गया है कि आंखों का मूवमेंट अब कम हो चुका है और उसके नेक के मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, मीन्स हमारे गर्दन के मसल्स सब रिलैक्स हो चुके हैं। अब आराम से वो नींद की पोजीशन में जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बॉडी रोलिंग होती है, मीन्स उसका बॉडी बहुत ज्यादा करवटे बदल रही है, कभी वो इस साइड जाके सो रहा है, कभी उस साइड फेस करके सो रहा है। लगभग 3 से 6% होता है टोटल स्लीप टाइम का। मान लो अगर पर्सन 100 मिनट सोएगा तो 1 से 2 मिनट तो फेज 0 में चला गया, फिर 3 से 6 मिनट लगभग फेज 1 में चला आता है। और यहाँ पे अल्फा एक्टिविटी इंटरस्पेस्ड विद थीटा वेव्स। मतलब ये हुआ कि मान लो ये अगर अल्फा वेव्स हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमारा थीटा वेव आ गया, फिर थोड़ी देर बाद हमारा अल्फा आ गया, फिर से थीटा आ गया, मीन्स एक के बाद एक आ रही है। इंटरस्पेस्ड जरूरी नहीं कि एक के बाद एक हो, मीन्स थोड़ी देर बाद एक दूसरे को देखा गया है। मीन्स पहले अल्फा देखा गया है, मीन्स आंखें अभी क्लोज्ड है। अल्फा एक्टिविटी कब दिख रही है? जब आंखें क्लोज्ड है। थीटा वेव्स कब दिख रही है? जब वो नींद में जा रहा है। तो अभी उसका ऐसा कि वो थोड़ा नींद में जा रहा है, फिर उठ रहा है, थोड़ा नींद में जा रहा है, धीरे धीरे स्लीप की पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, टाइम के साथ अगर हम स्लीप को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो थोड़ा स्लीप पे आ रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा स्लीपिंग की ओर जा रहा है, ऐसे करके उसका ब्रेन अभी चल रहा है। ठीक, इस ग्राफ को भी हम देखेंगे कि टाइम के साथ हमारा ब्रेन कैसे स्लीपिंग पोजीशन में जा रहा है। तो फेज 1 ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फेज 2 या अनइक्विवोकल स्लीप। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे फेज 2 के बारे में। इसके बाद थर्ड है हमारा फेज 2 या अनइक्विवोकल स्लीप। यहाँ पे देखा गया है कि हमारे थीटा वेव के साथ साथ कहीं कहीं पे स्पिंडल भी आ रहे हैं। तो स्पिंडल को हम हिंदी में वैसे लट्टू कहते हैं। तो लट्टू कैसे मूव करता है? ऐसे ऊपर नीचे की ओर जाता रहता है। तो यहाँ पे भी पहले थीटा वेव होगा, फिर थोड़ी देर बाद इंटरस्पेस्ड के बाद आएगा हमारा स्पिंडल। स्पिंडल लगभग इस टाइप से झटके की तरह चलता है। अगर किसी पर्सन को झटका लगे तो सडन ऐसे मूवमेंट है, तो सेम स्पिंडल का भी ऐसा मूवमेंट है। तो इस स्टेज में लगभग स्लीप होता है 40 to 50%। टोटल स्लीप का 40 से 50% हमारा फेज 2 के अंदर रहता है। और के कॉम्प्लेक्स को हम इजीली अराइज करवा सकते हैं। के कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब हम
किसी पर्सन को थोड़ा भी सेंसरी मूवमेंट आएगा उसमें, अगर हम किसी को हिला रहे हैं तो जल्दी आराम से इजीली उड़ जाएगा। के कॉम्प्लेक्स का वेव कुछ इस टाइप से रहता है, पहले सडनली डिप आएगा फिर जाके अप राइज आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा के कॉम्प्लेक्स का वेव। तो ये होगा हमारा टोटल 40 to 50% ऑफ टोटल टाइम। इसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 आता है हमारा डीप स्लीप में। डीप स्लीप के टाइम पे हमारा सेंसरी जल्दी उठता नहीं है, मींस 2-3 बार उसको बुलाना पड़ेगा तब जाके वो उठता है। यहाँ पे थीटा वेव के साथ साथ स्पिंडल भी है और डेल्टा वेव भी देखा गया है। तो ये डीप स्लीप में लगभग हमारा 4 से 8% टाइम होता है टोटल स्लीप का, ठीक। इसको आप नोट कर लेते हैं। के कॉम्प्लेक्स इजीली नहीं उठता है, जहां पे हमने देखा कि अनइक्विवोकल स्लीप में के कॉम्प्लेक्स इजीली वहां पे देखा गया है, जबकि इस टाइप में डीप स्लीप में उसको 3-4 बार स्टिमुलेशन देने के बाद ही के कॉम्प्लेक्स उसका उठेगा। तो अब इसको नोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फेज 2। फेज 2 में क्या है, थीटा वेव के साथ साथ स्पिंडल भी आ रहे हैं, ठीक है। थीटा वेव होगा हमारा, इसके साथ स्पिंडल भी है, और कभी कभी जब अगर हम सेंसरी स्टिमुलेशन देंगे उस पर्सन को तो के कॉम्प्लेक्स भी इवोक्ड होगा। तो के कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। किसी पर्सन को हम जगा रहे हैं तो उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए ब्रेन में सिग्नलिंग की वजह से ये सब है क्या, ये जो भी हम ईकेजी में देख रहे हैं ये सारे हमारे वोल्टेज है। हमारे ब्रेन में जो भी वोल्टेज मूवमेंट हो रहा है, हमारे ब्रेन में सिग्नलिंग हो रही है, तो इसी चीज को हम ईईजी के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सेम चीज हम जब अगर किसी पर्सन को हिलाएंगे तो उसके ब्रेन में ज्यादा सिग्नलिंग होगी, इसीलिए ये बहुत ही हाई रहता है के कॉम्प्लेक्स, ठीक। अगर हम किसी पर्सन को हिला रहे हैं तो ब्रेन की सिग्नलिंग बहुत ज्यादा हाई होगी, इसीलिए के कॉम्प्लेक्स का ग्राफ कुछ डिप के साथ अपराइज होता है। तो थीटा वेव के साथ स्पिंडल है, और अगर हम सेंसरी स्टिमुलेशन देंगे, सेंसरी स्टिमुलेशन मींस उसको हिलाया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो इजीली उड़ जाएगा। इजीली अराउजल है यहाँ पे, और 40 से 50% होता है टोटल टाइम का। और फेज 3 अगर देखें तो यहाँ पे 5 से 8% होता है डीप स्लीप का टाइम, जिसको हम घोड़े बेच के सोना भी कह सकते हैं टर्म में। उसके ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, आई का मूवमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे थीटा डेल्टा के साथ साथ स्पिंडल भी एक्टिविटी है, ठीक। थीटा वेव, डेल्टा वेव और स्पिंडल एक्टिविटी ये जो है। और के कॉम्प्लेक्स इजीली इवोक नहीं होता, मींस किसी को बहुत देर तक हिलाएंगे तभी उसके ब्रेन में सेंसेस पहुंचेंगे कि हाँ मुझे कोई बुला रहा है, तो इजीली के कॉम्प्लेक्स इवोक नहीं होता, ठीक। तो ये हो गया फेज 2 और फेज 3। इसके बाद हम देखेंगे फेज 4 के बारे में, लास्ट जो हमारा फेज है, इसको स्टेजेस भी कहते हैं, ठीक है। फेजेस ऑफ स्लीप या स्टेजेस ऑफ स्लीप, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि फेज 4 में क्या है या स्टेज 4 में क्या है। इसके बाद हमारा फिफ्थ है स्टेज 4 या फेज 4, जिसे हमने सेरेब्रल स्लीप भी कहा है। यहाँ पे देखा गया है कि डेल्टा वेव सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और के कॉम्प्लेक्स को हम अराइज नहीं करवा सकते हैं, मीन्स किसी पर्सन को जितना भी हम उसको आवाज लगाए, उसको हिलाए डुलाए, वो नहीं उठेगा। लगभग ये 10 से 20% होता है टोटल स्लीप का। और यहाँ पे कई बार देखा गया है कि नाइट टेरर भी फेस किया जाता है। नाइट टेरर मीन्स आपने देखा होगा कि बहुत लोग सोने के बाद चिल्लाते हैं, ठीक, या ऐसे हिलते डुलते हैं, या ऐसे लगता है कि उनको कोई डरा रहा है, चिल्लाने की आवाज आती है, इस टाइप से साउंड करते हैं, तो इसको नाइट टेरर कहा जाता है। यहाँ पे जनरली हमारे पूरा आई मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट पूरा फिक्स रहता है, और 10 से 20% हुआ टोटल टाइम। तो इसको लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा फेज 4, जहां पे डेल्टा वेव प्रेडोमिनेंट है। के कॉम्प्लेक्स को इवोक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही गहरी नींद में है, ठीक है। आई मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट सब फिक्स रहता है, वो नहीं हिलता, और बहुत ही मुश्किल से वो जगाया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा कोशिश करे, उसमें पानी डाल दे तब जाके वो उठेगा। एपिसोड्स ऑफ नाइट टेरर, नाइट टेरर आपको बताया कि कोई पर्सन चिल्लाने की कोशिश करता है, या ऐसा लगता है कि वो डरा हुआ है रात को सपने में, तो उस टाइप के एपिसोड भी देखे गए हैं। और लगभग 10 से 20% टोटल स्लीप यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो हमारा फेज 2, 3, 4, ठीक है, इन 3 फेज के अंदर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हमारा मसल रिलैक्स्ड रहता है। तो यहाँ पे हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कम रहेगा, हमारे सारे मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा 3rd फेज है और 4th फेज है, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है स्लो वेव स्लीप।
ठीक, स्लो वेव स्लीप। तो फेज 3 और फेज 4 दोनों को एक साथ हम स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे REM या रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में क्या होता है। इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं, REM या पैराडॉक्सिकल स्लीप। तो यहां पे क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट मींस एक पर्सन की आंखों में रैपिडली मूवमेंट होता है, मींस उसका आईलिड तो वैसे बंद रहेगा पर आंखों के अंदर बंद आंखों के अंदर भी उसके आईबॉल मूव करती रहती है। तो इसी को हम REM कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट या पैराडॉक्सिकल स्लीप। हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया था कि फेजेस होते हैं और ये जो 5 फेज है इसके बाद आता है REM का स्टेज। हर 80 से 100 मिनट बाद REM आएगा, फिर दोबारा से 80 से 100 मिनट के बाद ये पांचों फेजेस एक साथ रिपीट होंगे। तो हमने 5 फेजेस देख लिए, अब देखेंगे REM में क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं REM स्लीप के बारे में। REM स्लीप को पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है। REM का मतलब हुआ रैपिड आई मूवमेंट। इस कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन सो रहा होता है उसके आई बॉल में कंटिन्यूअस मूवमेंट रहता है, ये इरेगुलर होता है। ये लगभग 20 से 30% हमारे टोटल स्लीप टाइम का होता है REM स्लीप हमारा। इस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादातर मसल मूवमेंट रहता है, फिर हार्ट बीट, हार्ट रेट, फिर हमारा रेस्पिरेशन, ये सारी इरेगुलर हो जाती हैं। इस दौरान हम अगर EEG वेव्स को देखें तो इस टाइम में हमें अल्फा, डेल्टा, बीटा, फिर थीटा सारे टाइप के वेव्स दिखते हैं। इसके अलावा फिर हमारे के कॉम्प्लेक्स भी हमें दिखता है। इसको हम एलिसिट या हटा नहीं सकते। ये सारे वेव्स हमें REM स्लीप के दौरान दिखती है। इस दौरान देखा गया है स्पेशली इन मेल्स कि यहाँ पे मेल में इरेक्शन देखा जाता है जब REM स्लीप होता है। ये जैसे आप मॉर्निंग में देख सकते हैं कि REM स्लीप के बाद क्या होता है, मेल में जनरली इरेक्शन आता है। तो ये भी REM स्लीप के टाइम ही होता है। तो हमें वैसे पता है कि पहले हमारे सारे फेजेस होंगे, उसके 80 से 100 मिनट बाद REM फेज स्टार्ट होता है, फिर REM फेज खत्म होने के फिर से 100 मिनट के बाद दोबारा से फेज हमारे स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जनरली फेज 1 से फेज 4 तक ही होता है, क्योंकि फेज 0 जो है वो हमारे स्लीप की स्टार्टिंग का फेज है। तो अगर रात को जो पर्सन सो चुका है उस टाइम में जनरली फेज 1 टू फेज 4 होता है, जबकि स्टार्टिंग में होता है हमारा फेज 0 से फेज 4 तक, फिर होता है REM, जब REM के बाद दोबारा से होता है फेज 1 टू फेज 4। कभी कभी आप देखते होंगे कि रात को पर्सन उठ गया, ठीक है, इस टाइम क्या होता है फिर से फेज 0 हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा REM फेज। तो ये हो गया हमारा REM स्लीप। यहाँ पे हमने देखा कि EEG वेव्स में हर टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। 20 से 30% होता है हमारा टोटल स्लीप का। के कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे हटा नहीं सकते, मीन्स यहाँ पे जो भी वेव्स हो रही हैं तो वहां पे के कॉम्प्लेक्स भी होगा। के कॉम्प्लेक्स होगा तो वो इजीली पर्सन जाग सकता है, ठीक है। तो इस स्लीप में इंसान दोबारा से जाग सकता है। इसके बाद क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट, फिर ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, आई मूवमेंट, इसके अलावा बॉडी मूवमेंट भी रहता है। इसके अलावा होता है क्या है कि इस स्टेज में पर्सन कभी कभी सपने देखता है। अच्छे भी सपने हो सकते हैं या नाइटमेयर भी हो सकते हैं, डरावने सपने भी हो सकते हैं, जिसको वो सुबह तक रिकॉल कर सकता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई पर्सन सपना देखता है तो सुबह वो रिकॉल कर लेता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो सपने देख रहा है फिर सुबह रिकॉल नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने फेज 4 में देखा कि उसको नाइट टेरर हो रहा है। तो इस टाइप पे क्या हो सकता है, वो सपने देख रहा होगा बट वो रिकॉल नहीं कर पा रहा, जबकि इस टाइम के कंडीशन में वो ड्रीम को रिकॉल कर सकता है, मीन्स याद कर सकता है। फिर इरेक्शन इन मेल, मॉर्निंग में या कभी कभी नाइट में भी बहुत ज्यादा कॉमन है इरेक्शन होना मेल में। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के क्या क्लासिफिकेशन है। मेजरली यहाँ पे सेम ही ड्रग्स होते हैं। अगर हम लो डोज में देंगे तो वो सेडेटिव है, अगर हाई डोज में देंगे तो वो हिप्नोटिक्स है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं ड्रग्स। अब हम देखते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के ड्रग। तो यहाँ पे मेजरली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है बार्बिचुरेट, दूसरा है बेंजोडाइजोपिन, तीसरा नॉन बेंजोडाइजोपिन और चौथा है अदर हिप्नोटिक्स। अदर हिप्नोटिक्स मींस जैसे कुछ और केमिकल्स हो सकते हैं जो इनडायरेक्टली स्लीप प्रोड्यूस करवाते हैं,
जैसे हमारे मेलाटोनिन, ऐसे ड्रग जो मेलाटोनिन को रिलीज को बढ़ाते हैं, या मेलाटोनिन इटसेल्फ। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे रात को सोते वक्त रिलीज होता है और इससे हमें अच्छी नींद आती है। तो हम देखते हैं इनके ड्रग्स। तो ये हो गए आपके ड्रग्स कंप्लीट। इनको मेजरली चार टाइप में डिवाइड किया गया है: बेंजोडाइजोपिन, बार्बिचुरेट, नॉन बेंजोडाइजोपिन और अदर। नॉन बेंजोडाइजोपिन ऐसे ड्रग्स हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर बेंजोडाइजोपिन से अलग है, बट इनका मैकेनिज्म सिमिलर होता है बेंजोडाइजोपिन से। इनका फिर फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में। जबकि बेंजोडाइजोपिन को डिवाइड किया गया हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वल्जेंट में। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग हैं जो हमें स्लीप रिड्यूस करवाते हैं, जैसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग हो गए, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो गए। इसके अलावा हमारे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जैसे सिट्राजिन, तो ये क्या करते हैं, हमें स्लीप प्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी हमें स्लीप प्रोड्यूस करवाते हैं। तो एज उनका साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि वो हमें स्लीप प्रोड्यूस करवा रहे हैं या एडिशनल इफेक्ट, बट उनको हमने सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के क्लास में नहीं रखा है। तो यही है मेजरली हमारे ड्रग्स जो हमें स्लीप प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं बार्बिचुरेट के बारे में। वैसे आजकल बार्बिचुरेट यूज नहीं किया जाता, इसके अलावा ज्यादातर बेंजोडाइजोपिन ही यूज किया जाता है। मेन रीजन क्या है, ये तो पहले ओल्ड क्लास हो गए, इनका एक्शन भी उतना अच्छा नहीं है, इसके अलावा ये साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते थे। जबकि बेंजोडाइजोपिन को अगर हम हाई डोज में भी दे दे तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, वो वेल टॉलरेटेड है, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी अच्छा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं बार्बिचुरेट्स के बारे में। बार्बिचुरेट 1960s में बहुत फेमस था, आजकल इनका यूज कम हो चुका है। ये ज्यादातर एंटी कन्वर्सिव ड्रग के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। जो भी न्यू ड्रग आजकल डेवलप हो रहे हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में, यहाँ पे ड्रग हम बार्बिचुरेट को एज प्रोटोटाइप रख के डेवलप कर रहे हैं। इनका एक्शन डोज डिपेंडेंट है, मींस कम डोज पे ये एज सेडेटिव होगा, फिर हिप्नोटिक, उसका थोड़ा और हाई होगा तो वो एनेस्थेटिक, और टॉक्सिक डोज पे वो पर्सन को कोमा भी हो सकता है। देखा गया है कि कोई पर्सन अगर 10 से 15 दिन यूज करे और उसके बाद सडनली इस ड्रग को छोड़ दे तो उसमें आरईएम फेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उस पर्सन में नाइटमेयर्स भी आते हैं। कोई भी पर्सन अगर रात को ड्रग लेके सो रहा है, जो बार्बिचुरेट को लेके सो रहा है, तो सुबह उठ के उसमें बहुत ज्यादा डिजीनेस, हेडेक, फिर और भी दूसरे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जिसकी वजह से बार्बिचुरेट अब यूज नहीं होते हैं। इसके अलावा इनका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये ज्यादातर हमारे बेंजोडाइजोपिन रिसेप्टर पे बाइंड करके क्लोरीन का इन्फ्लक्स बढ़ा देते हैं। क्लोरीन का इन्फ्लक्स होगा तो हाइपर पोलराइजेशन होता है। अगर ये बार्बिचुरेट हम हाई डोज पे दें तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स को भी रोकता है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुकने पे दूसरे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लूटामेट भी इनहिबिट हो जाते हैं और ब्रेन को बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी है कि ये ड्रग हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन को भी अफेक्ट करता है। तो इनको हम नोट करते हैं। तो ये हो गए हमारे बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट हमारे बेंजोडाइजोपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के दूसरे साइड पे बाइंड करता है, जैसे अल्फा और बीटा। मान लेते हैं ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है। अब रिसेप्टर अगर हम ऊपर से देखें, मीन्स किसी सामने फ्रंट साइड से देखें, ये कुछ इस टाइप का होगा। तो ये डायरेक्ट, मान लेते हैं अगर ये बेंजोडाइजोपिन का साइट है, तो ये डायरेक्ट बेंजोडाइजोपिन साइट पे ना बैठ के इस रिसेप्टर के दूसरे साइड पे बैठता है, जैसे अल्फा पे बैठ गया या बीटा पे बैठ गया। तो यहां पे बैठ के वो क्लोरीन का इन्फ्लक्स बढ़ा देता है।
मीन्स ये कहां पे बैठ सकता है, इसके दूसरे कॉम्प्लेक्स के दूसरे साइड पे, जैसे अल्फा और बीटा। इससे क्या होगा, क्लोरीन का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर हम हाई डोज पे दे तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी रोक देता है न्यूरॉन के अंदर। इससे क्या होगा कि बहुत सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लूटामेट का एक्शन भी रुक जाएगा। इसके साथ साथ ये वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम और पोटेशियम चैनल को भी रोकता है। सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल हमारे सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद हम अगर देखें इनका फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इनके फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देख सकते हैं कि हमारे जीआईटी से वेल एब्जॉर्ब्ड है। अगर हम जीआईटी के थ्रू ले रहे हैं तो आराम से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका सीएनएस एक्शन हमेशा लिपोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा। जो ड्रग ज्यादा लिपोफिलिक होगा वो अपना सीएनएस पे ज्यादा एक्शन शो करेगा। जिसकी लिपोफिलिसिटी कम है वो मेरे सीएनएस पे एक्शन कम शो करेगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ बारबिचुरेट। अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ बारबिचुरेट्स। तो बारबिचुरेट्स इजीली हमारे जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका सीएनएस एक्शन इसके लिपोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है और बेबी पे भी इफेक्ट दिखा सकता है। ये मिल्क के थ्रू भी सिक्रीट होता है। इसके अलावा बारबिचुरेट्स हमारे लिवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं और बहुत सारे माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करवाते हैं। ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनको तो मेटाबोलाइज करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे ड्रग्स को भी मेटाबोलाइज कर देते हैं। अगर इनका यूज देखें तो ये ज्यादातर हमारे एंटी कन्वर्जन में यूज किया जाता है, कन्वर्जन के दौरान, और एनेस्थीसिया में भी दिया जाता है। इसके अलावा इनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, जैसे अक्यूट पॉइजनिंग, इसके अलावा हेडेक, फिर डिजीनेस हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से अब बारबिचुरेट ज्यादा यूज नहीं होते, स्पेशली इन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो इनको देखें तो ये हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके यूजेस देखें तो ये एपिलेप्सी या दौरे के टाइम पे दिया जाता है, मतलब किसी पर्सन को अगर दौरे आ रहे, कन्वर्जन हो रहा है, तब हम ये ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा एनेस्थीसिया के दौरान भी दिया जाता है। इनका साइड इफेक्ट है टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। इसके अलावा एक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग, अक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग जिसको एबीपी भी कहा गया है। यहाँ पे क्या होता है, पर्सन का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट कम हो जाता है, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी डिप्रेस हो जाता है। इसके अलावा उस पर्सन में बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाता है और रीनल शटडाउन भी देखा गया है, मीन्स उसकी किडनी वर्किंग बंद हो जाती है। अगर किसी पर्सन में एक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग हो तो ट्रीटमेंट के तौर पे हम उसमें या तो सपोर्टिव मेजर दे सकते हैं, मीन्स उसका बीपी वगैरह डाउन हो रहा है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। फिर गैस्ट्रिक लीवेज मीन्स पेट को हम साफ करवा सकते हैं, जिससे अगर कोई भी ड्रग बचा हुआ है तो वो निकल जाए। फिर डायूरेसिस, डायूरेसिस मीन्स लगातार पेशाब करवा के भी हम उसके ड्रग को एलिमिनेट करवा सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है किडनी फेलियर हो गया, इसीलिए हमें उसे डायलिसिस भी करवाना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका बारबिचुरेट्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं हमारे बेंजोडाइजोपिन के बारे में। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं बेंजोडाइजोपिन के बारे में। बेंजोडाइजोपिन सेलेक्टिव सीएनएस डिप्रेशन करता है। इनका सीलिंग इफेक्ट बहुत कम है और रिबाउंड इफेक्ट भी नहीं देखा जाता। रिबाउंड इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बारबिचुरेट्स में देखा था कि कोई पर्सन ड्रग ले रहा है तो उसके बाद अगर वो सडनली छोड़ दे तो उसका साइड इफेक्ट के तौर पे वो बहुत ज्यादा नाइटमेयर वगैरह देखता है, उसको नींद नहीं आती। तो इस चीज को रिबाउंड इफेक्ट कहा जाता है। वो चीज बेंजोडाइजोपिन में बहुत कम है। इसके अलावा इनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी बहुत अच्छा है और ये हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को डिप्रेस भी नहीं करता। अगर इनके यूजेस देखें तो एंजाइटी के दौरान, कन्वर्जन के दौरान, फिर हमारे सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए, स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा कुछ ड्रग जैसे डाइजीपाम एनाल्जेसिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइजीपाम अगर हम आईवी दे तो एज एनाल्जेसिया भी ये इफेक्ट शो करता है। तो अगर इनको देखें
तो ये हो गया हमारे बेंजोडाइजोपिन। बेंजोडाइजोपिन का सेलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी है और बहुत ही कम सीलिंग इफेक्ट है। लो सीलिंग इफेक्ट को आप ऐसे समझो कि मान लो ये छत है, सीलिंग मतलब छत समझ लो, तो हम जितना भी डोज बढ़ाए तो यहीं तक आके रुक जाएगा, इसके ऊपर अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। पर वहीं पे बारबीचुरेट को हम जैसे दे रहे थे, हाई डोज पे आने पे पर्सन में कोमा भी हो सकता था और कोमा के बाद उस पर्सन में डेथ भी आ सकती थी। तो वही चीज बेंजोडाइजोपिन में नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ इनका सीलिंग इफेक्ट बहुत कम है। इसके अलावा जैसे इनका ये हमारे रेस्पिरेशन और सीवीएस को भी इफेक्ट नहीं करता और स्पेसिफिक बेंजोडाइजोपिन एंटागोनिस्ट भी है। इन केस किसी पर्सन में बहुत ज्यादा हाई डोज चले जाए जिससे वो लॉन्ग टर्म के लिए स्लीप में जा सकता है, तो अगर हम उसको फ्लूमाजिनिल दें तो वो दोबारा से वापस होश में आ सकता है। इसके अलावा ये कुछ इसके यूजेस हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये हमारे मिड ब्रेन पे एक्ट करता है और हमारे गावा ए रिसेप्टर पे बाइंड करके उसका क्लोरीन इन्फ्लक्स बढ़ा देता है। हमारा जो बेंजोडाइजोपिन है इसका रिसेप्टर स्पेसिफिक है BDZ या बेंजोडाइजोपिन रिसेप्टर। तो इसको देखते हैं। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका साइट ऑफ एक्शन। इसके अलावा ये है बाइंड करता है हमारे BDZ रिसेप्टर पे और क्लोरीन का इन्फ्लक्स बढ़ा देता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे बेंजोडाइजोपिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो ये हो गए मेटाबॉलिज्म ऑफ बेंजोडाइजोपिन। ये हमारे लिवर में साइटोक्रोम 3A4 और साइटोक्रोम 2C19 के थ्रू डी एल्काइलेटेड और हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनका एडवर्स इफेक्ट देखें तो हमने ऑलरेडी देखा था कि इनका सीलिंग इफेक्ट बहुत लो है और जनरली हमारे लिए सेफ होते हैं। इन केस कुछ कुछ पर्सन में देखा गया है कि वर्टिगो मींस चक्कर आना, डिजीनेस, इसके अलावा एमनीशिया और प्रोलॉन्ग रिएक्शन टाइम, नींद आता रहता है इन ड्रग को लेने के बाद भी और रिएक्शन टाइम बहुत ही बढ़ जाता है। मान लेते हैं किसी को कुछ कह रहे तो वो खड़ा है, सुनने में बहुत टाइम लगा रहा है, तो ये उसका रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाथों हाथ रिएक्ट नहीं कर पाता किसी चीज के लिए। अगर इनका इंटरेक्शन देखें दूसरे ड्रग के साथ, तो अगर किसी पर्सन ने अल्कोहल लिया है उसके बाद अगर वो बेंजोडाइजोपिन ले तो सीएनएस डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग जैसे जो साइटोक्रोम 3A4 को इनहिबिट करे, जो क्या कर रहे हैं साइटोक्रोम 3A4 ये इसको मेटाबोलाइज कर रहे थे, अगर ये मेटाबोलाइज ना होगा तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कौन कौन से ड्रग है जो इनको इनहिबिट करते हैं? कीटोकोनाजोल हो गए, एरिथ्रोमाइसिन हो गए और सिमेंटिडिन कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो हमारे साइटोक्रोम 3A4 को इनहिबिट करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे नॉन बेंजोडाइजोपिन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। अब हम देखते हैं नॉन बेंजोडाइजोपिन हिप्नोटिक्स के बारे में। ये ड्रग बेंजोडाइजोपिन रिसेप्टर या उसके स्पेसिफिक सबसेट पे बाइंड करते हैं। इन ड्रग को हम फ्लूमाजिनिल के थ्रू एंटागोनाइज कर सकते हैं। अगर इन फ्लूमाजिनिल की एक्टिविटी देखें कि कैसे काम करता है, तो सबसे पहले इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ये ड्रग कॉम्पिटेटिवली बाइंड करता है बेंजोडाइजोपिन रिसेप्टर पे और इसके एक्शन को रिवर्स कर देता है। अगर हम देखें ये फ्लूमाजिनिल या दूसरे टाइप के ड्रग जो इसको एंटागोनाइज कर रहे हैं उनका क्या यूज है, तो जनरली बेंजोडाइजोपिन ओवरडोज को कम करता है। मान लेते किसी पर्सन ने ड्रग अब्यूज किया है तो हम उसको ये ड्रग देके उसके एक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा बेंजोडाइजोपिन एनेस्थीसिया के दौरान भी हम ये ड्रग देके उस पर्सन को होश में ला सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे अदर हिप्नोटिक्स। अगर अदर हिप्नोटिक्स की बात करें तो ये ज्यादातर हमारे मेलाटोनिन पे इफेक्ट करता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो ज्यादातर रात में रिलीज होता है और हमारे स्लीप वेक साइकिल को अफेक्ट करता है। ज्यादा मेलाटोनिन रिलीज होगा तो हम आराम से सो सकते हैं। इसी की तरह पे एक एग्जांपल हमारा रामेल्टन है। रामेल्टन का MT1 और MT2 रिसेप्टर पे बाइंड करके मेलाटोनिन के एक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग का क्या यूज है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले ये इंसोम्निया में दिया जाता है। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जहां पे पर्सन को कई दिन रात तक नींद नहीं आती। इसके बाद अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम को आप ऐसे समझो कि कोई पर्सन जो रेगुलर ड्रिंक करता है अचानक से उसको ड्रिंक से हटा दे, मींस उसको अल्कोहल कंज्यूम ना करने दे, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, उसको अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो इन सारे सिम्टम को रिमूव करने के लिए भी हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दे सकते हैं। इसके अलावा एनेस्थीसिया के साथ, एनाल्जेसिक के साथ, फिर एंजाइटी होने पे भी हम ये ड्रग दे सकते हैं।
इसके अलावा कन्वर्जन के दौरान भी ये ड्रग दिए जाते हैं। तो अगर इनके यूजेस देखें, ये हो गए आपके यूजेस। इंसोम्निया में दिया जा रहा है। इंसोम्निया को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, क्रोनिक जहां पे 21 दिन से ज्यादा उस पर्सन को नींद नहीं आ रही, या शॉर्ट टर्म जहां पे 3 से 21 दिन के बीच का डिफरेंस है, या ट्रांजिएंट मींस 1 से 2 दिन हो रहा है जहां पे उसको नींद नहीं आ रही। इसके अलावा एज एंजियोलाइटिक मींस जो ड्रग एंजाइटी को कम करे। एंटी कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसकी दौरे पड़ना, ठीक है, किसी पर्सन में दौरे आ रहे हैं तब भी हम ये ड्रग दे सकते हैं। विद एनेस्थेटिक, विद एनाल्जेसिक, इसके अलावा अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के लिए, फिर प्री एनेस्थेटिक में हम ये ड्रग देते हैं, और एज मसल रिलैक्सेंट, जब हम सो जाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स कर जाती है, तो मसल भी रिलैक्स कर जाते हैं। तो ये हो गया आपके यूजेस। इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।